हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जो अध्याय है आपका, आज का जो अध्याय है ये 5वां अध्याय है। इसके पहले हमने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए और उसमें हमने सौरमंडल से लेके हमने पृथ्वी की संरचना और आपका जो है पर्वत पठार, बाकी आपका जो बीपीएससी से संबंधित कुछ प्रश्न आए हुए थे पिछले टीआरई 3 में, उससे संबंधित उसी टॉपिक से आया हुआ था, तो वो भी हमने सारा कवर कर लिया है। ठीक है ना। तो टीआरई 3 में जो है आपका, वहाँ से प्रश्न बहुत बना था। आप जाकर देखिए, अगर आपने नहीं देखी है क्लास, 17 क्लास आपकी हो चुकी है एनसीईआरटी की, और ये क्लास आपकी 6 to 12 के जो क्लास है ना एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ से ली गई है। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा संपूर्ण सार है। और आज का जो क्लास है ये आपका टॉपिक है, नया टॉपिक है, और इस टॉपिक में आपका है पहला जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान की बात करें तो इससे जो है आपका प्रश्न बनता ही बनता है। आप जानते हैं वायुमंडल से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम वायुमंडल से। और वायुमंडल के बारे में बात करें तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर से घिरे वायु के विशाल आवरण को आप क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर से जो भी चीज़ें घिरी हुई हैं, वायु के जो आवरण हैं, वो क्या कहलाते हैं? वायुमंडल कहलाते हैं, एटमॉस्फेयर कहलाते हैं। वायु रंगहीन और गंधहीन होता है तथा जब पवन की भांति बहती है तभी हम इसका अनुभव करते हैं। तो जो वायु है ये जब बहती है ना, तब भी जब हमारे हमें फील होता है, तब हमें पता चलता है कि हवा चल रहा है। हवा दिखता नहीं है, जब हवा चलता है तो दिखता नहीं है हमें, बल्कि ये किसी न किसी तरीके से हमें महसूस होता है, हमें टच होता है तो फील होता है। पेड़ पौधे हिलते डुलते तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ वायु हवा चल रही है। ठीक है ना। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सतह के चारों ओर आवरण के रूप में वायुमंडल विद्यमान है। तो ये भी पूछ सकता है कि किसके कारण? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ऐसा होता है। इसमें वनस्पति, मनुष्य, जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक जैसे कि गैसें हैं, और वो गैसें आपके ऑक्सीजन तथा पौधे के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो जंतु हैं, यानी आपके जो मनुष्य हो गए और बाकी एनिमल्स हो गए, तो उनके लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन जो पेड़ पौधे हो गए उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन जो मनुष्य या फिर जो एनिमल्स होते हैं यानी जंतु होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ओके। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग होता है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है ना। तो वायुमंडल के कुल जो द्रव्यमान है ना, तो वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% जो भाग है पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यह सौर विकिरण की ऊष्मा को लेकर पृथ्वी पर जीवन योग्य एक औसत तापमान बनाए रखती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बात करें अगले पॉइंट, अगले जो है आपका पॉइंट का, तो यहाँ पे बात करें वायुमंडल का संगठन कैसे है? तो वायुमंडल का जो संगठन है अनेक गैसों से हुआ है, जिसमें आपका अनेक गैस होते हैं। जल वाष्प होता है, जल वाष्प जिसे आप कहते हैं वाटर वेपर, और धूल कण डस्ट पार्टिकल से वायुमंडल का निर्माण होता है। तो वायुमंडल का निर्माण गैसों से होता है, जल वाष्प से होता है, धूल कणों से भी होता है। वायुमंडल की ऊपरी परत में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। जो ऊपरी परत होता है वायुमंडल का, उसमें क्या होता है, जो गैस है उनका जो अनुपात है वो बदलता रहता है, और 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। क्या होती है? नगण्य होती है। जब 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। तभी आप जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट चढ़ाई वाले जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं साथ में। ठीक है ना। ऑक्सीजन लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते हैं। ओके। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा, एक मिनट, अच्छा बात करें यहाँ पे, अगला पॉइंट है यहाँ पे, तो अगला पॉइंट है आपका जो है
इसी प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का अस्तित्व पृथ्वी की सतह से जो है 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये 90 किलोमीटर किसे, पृथ्वी की सतह से लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे वायुमंडल में विद्यमान जो गैसें हैं उनके चार्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे आप देख लीजिए। सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ गैस लिखा है, उसका सूत्र लिखा है और मात्रा लिखा है। तो भारी गैस है आपका नाइट्रोजन, सबसे भारी गैस है। आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे भारी गैस कौन सा है, तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है N2 होता है, और नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है 3 कि नाइट्रोजन की वायुमंडल में मात्रा कितनी है, तो 78.08% जो कि सबसे ज़्यादा है, और यह एक भारी गैस होती है। और दूसरी बात यहाँ पे बात करें तो इसका जो सूत्र है नाइट्रोजन का N2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो सेकेंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन आता है नाइट्रोजन के बाद, जो वायुमंडल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन O2 होता है सूत्र, और 20.95% यानी लगभग आपका 21% आपका जो मात्रा है ऑक्सीजन की वो वायुमंडल में सेकेंड नंबर पर पाई जाती है। थर्ड नंबर पे बात करें तो आर्गन पाया जाता है, और आर्गन की जो मात्रा है वो 0.93% पाया जाता है। फिर फोर्थ नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सूत्र है CO2 है, और CO2 की बात करें तो ये 0.036% पाया जाता है। फिर आपका आता है भारी गैस, तो हो गया सबसे भारी गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। लेकिन सबसे हल्की जो गैस होती है वो कौन सा है, सबसे हल्की गैस नियॉन होती है, और नियॉन की जो सूत्र है Ne है, और 0.002% नियॉन पाया जाता है। उसके बाद आपका हीलियम पाया जाता है, क्रिप्टॉन पाया जाता है, जेनॉन पाया जाता है, और हाइड्रोजन। तो ये आपका ध्यान में रखना है, हीलियम और हाइड्रोजन ये आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, तो सूर्य में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो सन है ना उसका जो निर्माण है वो हीलियम और हाइड्रोजन से हुआ है। और हाइड्रोजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है ना, ये ज्वलनशील होता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो आपका अगला पॉइंट है वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं। हमने देखा वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें थी, नाइट्रोजन था। और नाइट्रोजन की बात करें तो मंडलीय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में आपका क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, फिर भी उसे बाहर निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ से आपका यही प्रश्न बनता है सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन आपका जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लेग्यूमिनस, ठीक है ना, लेग्यूमिनस कुल के पौधे तथा शैवाल आदि प्रजातियां मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है। अगला प्रश्न, अगला आपका गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करूँ तो वायुमंडल की दूसरी प्रमुख गैस है, और यह रासायनिक दृष्टि से अधिक सक्रिय होती है। तो ऑक्सीजन सबसे सक्रिय होती है। धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो नगण्य हो जाती है, और गैस जंतुओं तथा मनुष्यों के लिए जीवनदायी होती है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो मृत्यु हो जाती है। और यही ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के जब टाइम पे, यानी जब फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है उसके बाद ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं वायुमंडल में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इस तरीके से ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जो है मौसम विज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण जो है आपका पारदर्शी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि वायुमंडल में इस गैस की जो सांद्रता है ना, सांद्रता में वृद्धि होती है। वायुमंडल में होने से क्या होता है, हरित गैस प्रभाव होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण निचले वायुमंडल तथा धरातली जो सतह होती है उसमें तापमान में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। ओजोन की बात करें अगर, तो ओजोन मौसम दृष्टि से दूसरी महत्वपूर्ण गैस है।
ठीक है ना। मौसम की दृष्टि से ये पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है, किंतु इसकी संघनता जो है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में अधिक संघनित है। यह एक फिल्टर की भांति कार्य करती है तथा सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करके उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो है ये होता कहाँ से, निकलता कहाँ से, तो वर्तमान समय में सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं, इन सभी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। इसका जो क्या है, क्षरण हो रहा है। अगला है आपका जलवाष्प। जलवाष्प की बात करें, वाटर वेपर की, तो वायुमंडल में उपस्थित ऐसे परिवर्तनशील गैस हैं जो कि अल्टीट्यूड के साथ घटती जाती हैं। गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती हैं, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे ध्रुव जो आपका पोलर होता है, रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन में 1% से भी कम होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। बात करें यहाँ पे धूलकण की, तो धूलकण के बारे में बात करें तो इतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना इसको ज़रूरी है। यहाँ से देखेंगे तो धूल और नमक के कण ताग्राही केंद्र, ठीक है ना, की भांति कार्य करते हैं तथा इसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं, क्लाउड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो वायुमंडल की जो संरचना है, वायुमंडल की अलग अलग घनत्व यानी डेंसिटी तथा तापमान टेम्परेचर वाली विभिन्न परतों का बना होता है। और इसका जो निर्माण है ना 5 परतों में है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल और अथवा आपका क्या होता है वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल। तो सबसे पहले आपका आता है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, ठीक है ना, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होता है। और बात करें यहाँ पे ऊंचाई सतह इनकी 13 किलोमीटर होती है लगभग। यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहते हैं। ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं और विषुवत रेखा पर ये क्या होते हैं 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं क्षोभ मंडल, ओके। बात करें इनकी जो मोटाई होती है, विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। फिर आपका आता है जो क्षोभ मंडल है, यहीं पे आपका मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जिसमें आपका आंधी तूफान, बादल, कोहरा, ओला, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। तो आपसे यही पूछ सकता है तो क्षोभ मंडल में कौन से जो है क्या मतलब आपका कौन सी घटना घटती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। अगला प्रश्न अगला आपका है क्षोभ सीमा। ये क्षोभ सीमा है, क्षोभ मंडल क्या पहले आता है आपका, क्षोभ मंडल के बाद आता है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले जो भाग है उसी को आप क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। तो ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक होती है। इसकी निचली सीमा पर जेट पवनें चलती रहती हैं, ओके। समताप मंडल की बात करें तो क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर की परत पाई जाती है। इस मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है ना। समताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान अपरिवर्तित रहता है, वहीं इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान क्रमशः बढ़ता है। इसका मुख्य कारण ओजोन परत द्वारा जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषण करना होता है, ठीक है ना। तो ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। समताप मंडल में बादलों का जो अभाव है वो अभाव होता है और धूल के कण तथा जलवाष्प की नाममात्र ही पाए जाते हैं। इसमें वायु की क्षैतिज गति होती है। फिर आपका उत्तम मंडल की बात करें तो इसमें मौसमी घटनाओं का अभाव होता है और वायुयान चालक होते हैं, चालकों के लिए उत्तम मंडल माना जाता है। तो इसमें समताप मंडल में ही वायुयान चलाए जाते हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में कौन से वायुमंडल की परत में वायुयान चलाए जाते हैं, तो समताप मंडल में। बात करें मध्यमंडल की, मध्यमंडल में जिसे आप मेजोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान की कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस मंडल की ऊपरी जो न्यूनतम सीमा को मध्य यानी मेजोस, ठीक है,
कहते हैं जिसके ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का जो पिंड होता है इसी में आकर क्या होता है, खत्म होता है, समाप्त हो जाता है, यानी जल जाता है। इसमें निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई देते हैं, जिसका निर्माण उल्का धूल और संवहनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता और संघनता से होती है। तापमान मंडल और उष्णमंडल, तापमान मंडल या उसे ही आप उष्णमंडल कहते हैं। तो मध्यमंडल के ऊपर स्थित मंडल को तापमान मंडल कहते हैं, जिसमें ऊंचाई के साथ साथ लगातार तापमान में वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत आयन मंडल को भी सम्मिलित किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो आयन मंडल की बात करें तो आयनोस्फीयर कहते हैं इसको। सबसे पहली बात तो विभिन्न जो है आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन मंडल कहते हैं। और पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो जो तरंगे हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट जाती हैं। इसमें विद्युत और चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। ब्रह्मांड किरणों और परिलक्षण होता है तथा आयन जो मंडल है अपनी विशेषताओं के लिए विशेषताओं के कारण कई परतों में जो है विभक्त हैं ये। तो इसमें जो आयन मंडल है ये डी परत, डी लेयर और आपका ई लेयर है। डी लेयर की बात करें तो आयन मंडल की सबसे निचली परत होती है डी लेयर, जिसकी ऊंचाई 80 से 99 किलोमीटर की तक पाई जाती है। इसमें रेडियो की निम्न आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन होता है। ई लेयर की बात करें, इस परत की ऊंचाई डी परत के ऊपर 99 से लेके 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें रेडियो की निम्न और उच्च आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन होता है। एक परत जो एफ परत होता है यानी एफ लेयर ई परत के ऊपर 150 से लेके 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं और इसके ऊपरी संस्तर को जो आपका एप्लीटन परत होता है, एप्लीटन लेयर जो होता है, एप्लीटन लेयर के नाम से जाना जाता है। जी लेयर की बात करें, आयनमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, जिसमें सभी प्रकार की रेडियो की तरंगें परावर्तित होती रहती हैं। अब बात करें जो है आपका लास्ट जो पॉइंट है वायुमंडल एवं चुंबकीय मंडल की। वायुमंडल के तापमान जो मंडल है आपका, तो वायुमंडल के तापमंडल की ऊपरी मंडल को आप क्या कहते हैं, आपका स्फेयर या फिर आप वायुमंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा संस्तर होता है यानी लेयर होता है तथा इसके विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसमें उपलब्ध सभी जो घटक होती हैं वो विरल पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष से मिल जाते हैं। अब बात करें यहाँ पे चित्र में देखिए ग्राफ में, तो सबसे जो निचला जो परत है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की ये सीमा और यानी क्षोभ सीमा जो है समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में पाई जाती है, इन दोनों को अलग करता है समताप मंडल। उसके बाद आपका आता है सप्ताप मंडल, जो समताप सीमा है वो आपका मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। तो क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल के बाद आपका आता है वायुमंडल आता है, ठीक है ना। तो ये आपका वायुमंडल की पूरी संरचना है। क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा इसकी पिछली जो क्लासें नहीं देखी तो वो क्लास भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।